आपने जितनी आपने कर ली है वो एक तरफ है, ठीक है। अब आप हर मतलब जैसे मिसाल के तौर पे गायनी ऑप्स है, तो गायनी ऑप्स के अंदर 20 25 30 पॉइंट्स होंगे जिनकी बेस पे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो आपने उन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करना है, वो कुछ कैलकुलेशंस होंगी, कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स होंगे, कुछ मैनेजमेंट के अंदर स्टेप्स होंगे कि व्हाट इज फर्स्ट टू डू एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू डू, ठीक है। कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे, इस तरह होगा, ठीक है, समझ आ गई बात। तो उसमें ये ठीक है होगा, सर जी, बिल्कुल। इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा है कभी किसी घर में पेंट हो रहा हो, तो पेंट पुराना जो होता है उसको उतारा जाता है, उसको रगड़ाई की जाती है, फिलिंग की जाती है, ठीक है। और उस वक्त तक घर लगता है जैसे अजीबो-गरीब है। लेकिन वो जो जितनी अच्छी तरीके से वो काम होगी फिलिंग, उतना ही अच्छा पेंट को जो है वो पेंट होगा, ठीक है। अगर वो उसके अंदर कोई डंडी मार दे, तो पेंट आप जितनी मर्जी कोट कर दें, ठीक है, तब उन कोटों का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो आपकी जो छोटी-छोटी चीज़ों को फिल अप करना है ना, दैट इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। तो ठीक है सर। ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा ज़ैनब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। अच्छा हम लोगों ने असल में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी कुडंट कंप्लीट इट। उसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ और फिर आगे हम लोगों ने बेसिकली, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है, वो आपको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऐसी करनी चाहिए कि उसके अंदर आपको पहला ये पता हो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उसकी बेस पे आपने अपनी एनेस्थीसिया की प्लानिंग करनी हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेल्ड प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन बेस्ड एनेस्थीसिया प्लानिंग, ठीक है। तो मतलब लाइक ये कि वो कोई भी एक साइन सिम्टम है, तो वो साइन सिम्टम का हमसे क्या ताल्लुक है, ये हमने ताल्लुक कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले डेमोग्राफिक बात की थी कि भाई पेशेंट रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चाहे उसकी पर्सनल हैबिट्स हैं, उसका ऑक्यूपेशन है, उसकी एज है, उसकी सेक्स है, उसका मैरिटल स्टेटस है, उससे मतलब इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू इट्स जेंडर, इट कैन बी रिलेटेड टू इट्स एज, एनीथिंग, वो उसकी डेमोग्राफिक्स हैं। उसके बाद उसकी हम लोगों ने मेडिकल डिजीज के बारे में बात की, हमने उसमें कार्डिक देखा कि भाई कार्डिक सिस्टम जो है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी को अगर एंजाइना है या हार्ट फेलियर है या हाइपरटेंशन है, तो उसकी बेस पे हम रिस्क फैक्टर्स निकालते हैं उसकी कंडीशन के हिसाब से। तो हम लोगों ने डिटेल से किया, अगर किसी को ने वो नहीं उसको अटेंड किया हो तो वो अब यूट्यूब पे भी मौजूद है वो प्री ऑपरेटिव का। फिर उसके बाद इसी तरीके से हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम, बेसिकली ये था कि सिस्टमैटिक साइन सिम्टम्स इन्वेस्ट और उनकी बेस पे किन इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, और ओवरऑल इस पिक्चर में कि साइन सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस करके हम लोगों ने रिस्क फैक्टर कैसे चॉक आउट की, उन रिस्क फैक्टर्स को कितना ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और सर्जिकल अर्जेंसी के हिसाब से कितना हमारे पास टाइम है उनको ऑप्टिमाइज करने का। और उसके बाद उस हिसाब से हमने एनेस्थीसिया की हर हर स्टेप पे मैनेजमेंट देखनी है कि भाई अब इसमें मॉनिटरिंग की क्या ज़रूरत होगी, इसमें इंडक्शन कैसे करनी है, इसमें मेंटेनेंस कैसे करनी है, इसमें पोस्ट ऑफ आईसीयू की ज़रूरत तो नहीं है, इसके अंदर थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत तो नहीं है, इसको फ्लूइड कौन सा देना है, इसको वट ठीक है। तो हम लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। ये मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया है, डेमोग्राफिक्स, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन रीनल सिस्टम। तो उसी का ये मेन इसके अंदर चौथा जो पिलर था वो है लिवर, ठीक है। तो लिवर के बारे में हमें जैनब बताएंगी और हम उसी फॉर्मेट में हम करेंगे। अब अपने दिमाग के अंदर आप इस वक्त ये सोच लें कि व्हाट आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू लिवर डिजीज, व्हाट आर द साइंस रिलेटेड टू लिवर डिजीज, एंड आफ्टर दैट हाउ विल यू चॉक आउट के इस पेशेंट के अंदर इतना लिवर का रिस्क है और इस पेशेंट के अंदर इतना लिवर का रिस्क है, ठीक है, और उसमें कितनी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, और उसके हिसाब से हमारी एनेस्थीसिया का मैनेजमेंट क्या हो, ठीक है। चलो शाबाश जैनब, बिस्मिल्लाह। प्रीऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ लिवर डिजीज में सबसे पहले लिवर के फंक्शंस हैं। यहाँ पे तो इतने फंक्शंस नहीं लिखे हुए। बेसिकली लिवर हैज गॉट लॉट मेनी फंक्शंस एज कम्पेयर टू दीज फंक्शंस। इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स है, डिटॉक्सिफिकेशन के फंक्शंस होते हैं इसके। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस होते हैं, और इम्यून सिस्टम की जो जिसमें मेंटेनेंस होती है हेपेटिक और पोर्टल वेन के इम्यून सिस्टम्स के, वो भी इसके अंदर हेडिंग में ही आता है।
खैर इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ प्रोकोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर रेगुलेशन इन दिस वे कि ग्लाइकोजन की स्टोरेज है इसमें, और उसके बाद जो है ना वो उसी से मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस हैं, so that will give you energy when for regulation of temperature, यानी heat generation in cold वगैरह। और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बाइल भी इसका फंक्शन होता है। शुगर बैलेंस वो ऑलरेडी रोल्ड, और उसके अलावा स्टोरेज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन इज आल्सो इस फंक्शन, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स जैसे विटामिन डी, सेक्स हार्मोन्स वगैरह होते हैं। बाइल होगा तो फिर बाइल पे डिपेंडेंट होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन भी इसके फंक्शंस में आ जाएगी। अगर इसके इसको बाद अगर आप इसको ब्रॉडली करें ना, तो एक इसके सिंथेटिक फंक्शन है, एक इसके मेटाबॉलिक फंक्शन है, और एक इसके डिटॉक्सिफिकेशन के फंक्शन है। मेनली इन द फॉर्म, ये सिंथेटिक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाइल, सिंथेटिक फंक्शन ये जितने भी आपके कोएगुलेशन के फैक्टर्स होते हैं और जो इनके मेटाबॉलिज्म किए जाते हैं, जैसे विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म है वो इसका इन द स्टेप आता है। रेनिन एंजियोटेंसिन के अंदर जो है वो एल्डोस्टेरोन एक्सिस के अंदर इसका रोल आता है। और तीसरा ये है कि ये बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन होता है। जो भी चीज़ इंसान खाता है वो लिवर में बाइल डक्ट के जरिए जो है पोर्टल वेन के जरिए जाती है, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है और फिर उसके बाद सर्कुलेशन में भेजता है। यानी कि एक अल्लाह ने एक फिल्टर लगा दिया है कि कोई भी अगर टॉक्सिक चीज़ है, अगर ओरली हमने ले लिया तो वो पहले डिटॉक्सिफाई और फिर सर्कुलेशन में शामिल हो। ठीक है। और इसमें डिटॉक्सिफिकेशन में भी इम्पोर्टेंट ये अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन है, जो नहीं होती तो वैटिकन गैप हो जाता है पेशेंट को इन एंड स्टेज लिवर डिजीज। तो ये इससे कोरिलेटिंग, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी इससे कोरिलेटिंग है। ऑब्वियसली फंक्शन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, तो उसी की बेसिस बनती है आगे से कॉम्प्लिकेशंस। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द हिस्ट्री टेकिंग आर आस्क्ड फॉर कॉमन सिम्टम्स, कॉमन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे फटीग, एनोरेक्सिया, नोसिया, ओकेजनली वॉमिटिंग, या जो पर्टिकुलरली इन सिवियर डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें ये भी होती है। और इसके अलावा राइट अपर क्वाड्रेंट पेन बिकॉज ऑफ हेपेटिक कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट, और स्टेटोरिया होता है इसमें, जिसमें कोलेस्टेसिस होता है, तो उसमें होती है कि बाइल इंटेस्टाइन्स में नहीं जाती, तो उसकी वजह से जो है ना वो फैटी एसिड फैट्स जो होते हैं फूड कंपोनेंट्स में, फैट की सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से फैट उसमें स्टूल में अपेयर होगा अलोंग विद लॉस ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और इसके अलावा अपर जीआई ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है पेशेंट में, उससे पूछना इंपॉर्टेंट है जस्ट एज टू क्लासिफाई के लिवर के स्टेज पे क्या, लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज की स्टेज क्या है। तो अपर जीआई ब्लीड होते हैं वेरिसियल फॉर्मेशन की वजह से, जब लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और साथ जो इसका बैलेंस है कोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स का, वो डिस्टर्ब होता है तब जब हमारा पीटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। रेक्टल ब्लीडिंग इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट्स व्हेन पोर्टल हाइपरटेंशन इज देयर। और उसके बाद एब्डोमिनल पेन, dyspnea when lungs also get involved, उसकी हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम होता है, वो होता है, माइट डिस्कस इट लेटर ऑन। जो बिल्कुल कॉमनेस्ट सिम्टम्स होते हैं ना, वो आपने नहीं लिखे यहाँ पे, नॉन स्पेसिफिक में आपने बता दिया, लेकिन बहरहाल नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, और आपने राइट अपर क्वाड्रेंट पेन आपने लिखा है। उसके बाद जो है, जो ये जो चीजें हैं, ये जो अपर जीआई ब्लीड और लोअर जीआई ब्लीड है, ये जब लिवर फंक्शन डीकम्पेंसेट हो गया, ठीक है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन जब डेवलप हो गई है। पोर्टल हाइपरटेंशन बेसिकली क्यों डेवलप होती है? क्योंकि लिवर एक बहुत ही फाइन फाइबर्स होते हैं, जो जब लिवर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है तो वहां पर लो प्रेशर सिस्टम जो है वो हाई प्रेशर सिस्टम में हो जाता है। तो उसकी वजह से जो बैक प्रेशर की वजह से जितने भी पोर्टल सिस्टेमिक शंट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। और वो इन द फॉर्म ऑफ अपर जीआई ब्लीड होगा तो वो हेमेटोमेसिस होगी, इन द फॉर्म ऑफ लोअर जीआई ब्लीड होगा तो मेलिना होगा, ठीक है। फ्रेश ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली मेलिना या हेमेटोमेसिस होगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टियाटोरियस ने बताया, इसके अलावा जो इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस जो है वो पेल कलर का स्टूल होगा, am I right? इसी तरह ये तो और उसमें यूरिनरी सिम्टम्स भी होते हैं। अच्छा, जॉइंटस, इज जॉइंटस अ साइन और अ सिम्टम और बोथ? जॉइंटस इज बोथ सिम्पटम, जॉइंटस इज एज वेल सिम्पटम एज वेल एज साइन, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह एनीमिया जो है ना वो साइन भी है और सिम्टम भी है,
वो इस तरीके से कि एनीमिया में जो पेलर का जो है वो पेशेंट भी उसको कह सकता है, ठीक है। तो ये है, और इसके अलावा सिम्टम्स कोई और हैं? हाँ, इचिंग जो बाइल साल्ट्स होते हैं ना, उनकी वजह से इचिंग हो सकती है, ठीक है। और यूरिनरी कलर चेंज होता है, डार्क कलर का यूरिन होगा, पेल कलर के स्टूल्स होंगे, तो दैट कैन आल्सो बी अ सिम्टम। स्किन कलर जी। और जो स्किन डैमेज कलर स्किन कलरेशन, वो तो जॉन्डिस का है ना। तो अच्छा, व्हाट इज जॉन्डिस? लॉस ऑफ एपेटाइट, यस, एनोरेक्सिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, सॉरी मैं भूल गया था। व्हाट इज जॉन्डिस? जी, कौन बताएगा? जॉन्डिस सर जी yellow जी बताएं। discoloration would be because of raised bilirubin which ठीक है। appears in eyes, which can appear in eyes and in the form of pale colored stool and skin pale. अच्छा, जॉन्डिस मेनली कितने किस्म का होता है? Jaundice depending on the cause, conjugated unconjugated bilirubin की वजह से होता है, उसके एक basis ये पे। भी एक इस तरह से भी डिवाइड करते हैं, और दूसरे किस टाइप से करते हैं? प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक, ठीक है। जो प्री हेपेटिक, अगर बहुत ज्यादा हिमोलिसिस हो रहा होगा तो उसकी वजह से जो जॉइंटस होगा वो प्री हेपेटिक होगा, ठीक है। कोई अगर इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है उनके अंदर यूजुअली प्री हेपेटिक, हेपेटिक भी हो सकता है, लेकिन प्री हेपेटिक ज्यादा होगा। और अगर कोई बिलियरी ट्री की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से पोस्ट हेपेटिक होगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस होगा। और हेपेटिक फेलियर की वजह से जो हो रहा होगा वो हेपेटिक जो है ना, वो आपका हेपेटिक जॉइंटस होगा, ठीक है। तो ये इसको जिससे वो ग्लूकोनाइडेशन के डिफेक्ट्स आएंगे, वो जी हेपेटिक में आएंगे। जी, ठीक है। तो बाकी ये आप जो बता रही हैं ये सही आपने बता दिया। इसमें जो है ना, ड्रग सब्सटेंस अब्यूज वालों के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। अल्कोहलिक है, स्मोकर में भी होगा, अल्कोहल का ज़्यादा होता है इससे, ठीक है। और सोशल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, प्रोफेशन, मेडिकल जो पैरामेडिकल जो स्टाफ होगा उनके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज के ज़्यादा चांसेस होंगे, ये बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू द पेशेंट्स, ठीक है। सर्जिकल हिस्ट्री में है कि अगर कोई पहले सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से वो ट्रांसमिट हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिखा है आपने? हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हीमोडायलिसिस होते हैं वो फ्रीक्वेंट पेशेंट एक्सपोज होता है, उनके अंदर लिवर की प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। आप साइंस क्या क्या होंगे? और सर इसमें सर्जिकल हिस्ट्री में ये बात भी है कि जब बिलियरी ट्रैक्ट की सर्जरी होती है फॉर एग्जांपल, देन इट कैन बी अ पोटेंशियल कॉज ऑफ स्ट्रिक्चर्स, तो उसकी वजह से भी पोस्ट ऑपरेटिवली और एनेस्थेटिक कॉजेज भी होती हैं, ठीक है ना। सर्जिकल हिस्ट्री जब होगी तो उसमें एनेस्थीसिया से रिलेटेड भी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, कोई हिस्ट्री में कोई हम बात मिस तो नहीं कर रहे? प्लीज एनीवन, अगर हमने कोई मिस की है तो प्लीज एनीवन ऐड। हिस्ट्री रिलेटेड टू लिवर अजहर, कोई बात मिस तो नहीं की? आई डोंट नो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई हिस्ट्री ये लिखा हुआ है इसके अंदर, आप स्क्रीन में। शायद, आई एम सॉरी, मैंने शायद नहीं देखा था, मिस हो गया था। और इसके अलावा और खास तौर पे ये इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी वगैरह, सी वगैरह, उसका आई डोंट नो। ये भी है। और यही मेरे ध्यान में था क्योंकि ये बोथ आर वेरी कॉमन है, ठीक है। बाकी सर वैक्सीनेशन ऑक्यूपेशन से भी रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो लिवर फेलियर के अंदर ना, जो कॉपर से रिलेटेड है, आयरन से रिलेटेड है, हिस्ट्री में अगर कोई ऐसी डिजीज है जिसके अंदर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगते हैं तो उसमें भी हिपैटिक फेलियर हो सकता है, ठीक है। और एक विल्सन्स डिजीज होती है कॉपर की वजह से, ठीक है। और हीमाक्रोमेटोसिस होता है जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीम की से आयरन ओवरलोड होता है, ठीक। तो बेसिकली इसके अंदर ये है कि आपको ब्रॉडली ये आपको पता होना चाहिए। तो लिवर का जब भी दिमाग में आया तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर एक इसमें हिस्ट्री में एक और चीज आ गई है कि जो लिवर की वजह से डिकम्पेंसेशन हो रही है ना, तो उसकी वजह से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। वो सिम्टम्स वही होंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिवर की वजह से रीनल फेलियर भी हो सकता है, लिवर की वजह से कार्डिक फेलियर भी हो सकता है, लिवर की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है।
तो वही जो सिम्टम्स जो बेसिकली हार्ट फेलियर के अंदर हैं, हम यहाँ पर होंगे, वो होंगे हार्ट फेलियर ही, लेकिन इट विल बी सेकेंडरी टू लिवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसका है। चले आगे चले, शाबाश। एग्जामिनेशन। जेनेटिक एसेंशियल्स में एक बात लिखी हुई थी कि जो जेनेटिक्स होते हैं उनके सिम्टम्स में भी एटीन्यूएटेड और दे कैन बी मिस्ड इन जेनेटिक पेशेंट्स बिकॉज एब्डोमिनल पेन में बी माइल्ड या एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में हो सकता है वो एब्सेंट हो इन जेनेटिक्स, और ये बात उसमें लिखी हुई थी। और दूसरी स्लीप डिस्टर्बेंस या माइल्ड कंफ्यूजन व्हिच इज रिजल्टिंग फ्रॉम पोर्टोसिस्टेमिक एन्केफेलोपैथी, वो मिसअंडरस्टैंड दैट कैन बी मिसअंडरस्टूड एज डिमेंशिया इन जेनेटिक्स, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक होना। सही, ठीक है। चलो एग्जामिनेशन में वही साइंस और सिम्टम्स हम उसके देखेंगे, जिसमें जॉन्डिस, क्लबिंग, फीटर हेपेटाइटिस, वो उससे मोर स्पेसिफिक टू लिवर डिसफंक्शंस होते हैं। इसके अलावा ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन डिपेंडिंग ऑन के लिवर की स्टेज क्या है, बार्बर एरिथीमा, एस्टेरेक्सिस और डिपिएट्रिन कॉन्ट्रैक्चर्स भी डेवलप हो सकते हैं पेशेंट्स में। ये एस्टेरेक्सिस क्या होता है? इसके साइंस एस्टेरेक्सिस होता है डॉर्सीफ्लेक्स एंड आर्म्स एक्सटेंडेड डॉर्सीफ्लेक्स हैंड करके पेशेंट को चेक करते हैं, तो पेशेंट की ना फ्लैपिंग मूवमेंट आती है हैंड की, और उसके भी ग्रेड्स होते हैं जी। वो भी डिपेंडिंग ऑन लिवर फेलियर, उसकी ट्रेमर्स अगर फिंगर को या तो सिर्फ इन्वॉल्व कर देते हैं या फुल हैंड की फ्लैपिंग आते हैं, तो वो उसकी बताते हैं कितना लिवर डिसफंक्शन है। इसके अलावा पेटिकिया पर्परा डिपेंडिंग ऑन कोएगुलेशन प्रोफाइल, और दूसरा उसकी एसाइटिस, एडिमा, वेट लॉस, मसल रेसिंग वगैरह। स्टेज ऑफ लिवर फेलियर देख सकते हैं यहाँ जस्ट के ये दिस इज लिवर फेलियर। एस्टेरिक्सिस के अंदर ना ये लिखा हुआ था कि एस्टेरिक्सिस इज नॉट ओनली द फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स, इसके अंदर फिंगर्स सिर्फ हो सकता है कि आपकी सिर्फ फिंगर ही मूव कर रहे हो या आपका पूरा हैंड, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट और लिवर डिसफंक्शन है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। It only denotes liver failure, but it does not indicates the stages of liver failure, isn't it? हाँ, वो स्टेजेस के लिए कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, उसमें वो मल्टीपल, जैसे वो जो चाइल्ड पॉक्स स्कोर होता है, वो बेसिकली एक इनडायरेक्ट वे होता है चेक करने का। ठीक है, वो अभी आगे आएगा इसके अंदर। तो बाकी एब्डोमेन के अंदर साइंस हैं, ये एसाइटिस है। अच्छा, एसाइटिस क्यों होती है लिवर फेलियर में? एसाइटिस एक तो एल्ब्यूमिन लॉस होता है, उसकी वजह से जो मैम अगर मैं पूछूं तो एल्ब्यूमिन लॉस से क्या होगा? एल्ब्यूमिन लॉस होगा तो फिर उसकी वजह से वो जो हमारा होता है ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है, तो उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा वास्कुलर होता है फ्लूइड, थर्ड स्पेसिंग होती है। एक इसमें फॉरवर्ड थ्योरी होती है, बेसिकली फ्लूइड ओवरलोड होता है। ठीक है, किसी जमाने में मॉर्गन की शरीफ के अंदर ही पढ़ा था ये। वो बैकवर्ड थ्योरी और फॉरवर्ड थ्योरी क्या होती है, कोई बंदा बता दे अगर किसी को याद है जी। एनीवन? आप कुछ पार्टिसिपेट करो, आप कुछ आंसर दो। फॉरवर्ड थ्योरी, बैकवर्ड थ्योरी याद है? अच्छा, चलें, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे, जब हम लिवर की आगे हम डिजीजेस पढ़ेंगे। अभी आप आगे चलें, इसको हम बाकी तो इसमें एक और वो भी होता था मैकेनिज्म, जिसमें सोडियम रिटेंशन बाय रीनल एल्डोस्टेरोन की एक्सेस होती है। ठीक है, हाँ, तो उससे सॉल्ट एंड वाटर ओवरलोड होता है जी, तो उसकी वजह से भी एसाइटिस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है, ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है, तो वो होता है। और एसाइटिस के बाद एक जो अगली एक चीज उसके साथ फॉलो कर सकती है, वो
रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के अलावा भी जो होता है और वो वो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। चलिए आगे। ये अगर ascites है पेशेंट को और पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ न्यू ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल न्यूली उसको आ रहे हैं सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन के और फीवर भी साथ हो रहा है, तो उसमें आप स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें फिर पैरासाइटिस करके उसका ठीक है आगे चलो सर। एब्डोमेन में एब्डोमेन के अंदर वो ये साइंस है सारे, उसके अंदर पैल्पेबल मैस लिवर को पैल्पेट करके देख सकते हैं, उसके मार्जिन्स के वो किस तरह के हैं, उससे हम रिलेट करके हेपेटोमेगाली या कार्सिनोमा ये चीजें भी देख सकते हैं। सिरोसिस हो तो उसके रेगुलर मार्जिन्स ब्लंट एजेस होते हैं। टेंडरनेस हो तो वो एक्यूट हेपेटाइटिस में होती है। और दूसरा ब्रूइज भी कभी कभी अगर यू कैन फील तो उसमें वो जो हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेनेक्टीसिया एसाइटिस के अंदर ये परकशन और उसके अंदर वो जो फ्लूइड शिफ्ट थ्रिल होती है, वो फ्लूइड थ्रिल, और दूसरा क्या कहते हैं उसको थ्रिल शिफ्टी होती है, एक और भी चीज होती है शिफ्टिंग डलनेस, शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल, ठीक है जी। ये इसके जो अलावा एब्डोमेन की एग्जामिनेशन में जी सर जी लॉन्ग केस के अंदर जो कर रहे हैं ना, बस आपको इतना ही अगर पता है तो दैट इज मोर देन एनफ। आपको एक एब्डोमिनल गर्थ करनी होती है ठीक है, जिससे आपको एसाइटिस के होता है, फिर उसके बाद बॉडी वेट भी करते हैं, ठीक है, तो ये एक चीज होती है। और उसके बाद जो है वो आपका आपने उसमें पहले सॉफ्ट पैल्पेशन होती है, फिर डीप पैल्पेशन होती है अलग विजरा की। स्प्लीन के लिए वो लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, और इसके अंदर पहले आप परकस करके अपर बॉर्डर देखते हैं और फिर उसके बाद आप लोअर बॉर्डर को पैल्पेट करते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटा, क्योंकि ये हमको ये फिजिशियन हमें नहीं बना रहे, ना ही सर्जन बना रहे हैं आपको। अगर आपको ये तरीका भी आता है और आपने जोर से आ करके मरीज की चीख नहीं निकलवा देनी, ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट के साथ आपने कोऑर्डिनेट करके करना है और मरीज की तरफ शक्ल देखते रहना है। और जब लॉन्ग केस, अगर कोई लॉन्ग केस वाला ये सुन रहा हो बात, तो आपने हाथों को अपने रब करना है अच्छी तरीके से, ठीक है, रब करके, और पेशेंट को पूछना है कि कहीं आपको तकलीफ तो नहीं हो रही। और आपने जो है वो एब्डोमेन का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका हिस्सा है ये क्या उसको कहते हैं, पीआर और मिड थाई तक का एक्सपोजर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम के अंदर कोई आपसे ये नहीं करवाएगा, ना ही पीआर कोई करवाएगा, बल्कि एक एग्जामिनर, एक जो है कैंडिडेट फेल हो चुका है क्योंकि एग्जामिनर ने उसको फंसाया और वो उसको यही नहीं समझ आई कि लिवर फेलियर के पेशेंट के अंदर PR is relatively contraindicated and should be done with by some expert person, क्योंकि उसमें वेरिसियल ब्लीड हो सकती है आपके सिर्फ PR करने की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड थी। बाकी देखें, हार्ट फेलियर के जो साइन सिम्टम्स हैं वो इधर भी आ जाएंगे। लिवर के लिए एब्डोमेन का एग्जामिनेशन जो स्पेसिफिक है वो यही बातें हैं जो मैंने आपको बता, यही साइंस, यही सिम्टम्स होंगे, यही साइन, यही पामर एरिथीमा है, यही जो है वो आपका कैपिट मेडुसी है, स्क्रैच मार्क्स हैं, जो जॉइंडस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है, पेटिकी बन सकते हैं बिकॉज ऑफ कोएगुलोपैथी एंड प्लेटलेट प्रॉब्लम्स, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। चलें शाबाश आगे। और सर हम साथ अगर नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो होती है उसके अंदर भी ज्यादातर लोग एसोसिएटेड ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता है, तो उसकी हिस्ट्री विल आल्सो बी इम्पोर्टेंट, तो ये भी साथ पूछ सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ब्लड टेस्ट में भी LFTs के अंदर भी स्पेसिफिकली ALT is more specific to liver investigation, बाकी as compared to AST या gamma glutamyl transferase या PTINR वगैरह। PTINR तो liver test में नहीं है। उसके अलावा coagulation profile के अंदर PTINR is more important और PT is indicative of prognosis of liver functions के लिए it is written that it is very excellent marker for prognosis और liver की state देखने के लिए PT, and then it is CBC including qualitative and quantitative analysis of the platelets, because platelets के functions भी affect हो सकते हैं और thrombocytopenia भी liver disease में हो सकता है, along with leukocyte count भी कम होता है, वो CBC में important होगा। और दूसरा
RFTs के अंदर अगर पेट्रोरिनल सिंड्रोम है तो उसके अंदर जो है ना वो RFTs क्रेटिनिन और यूरिया विल आल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड बर्थ की भी यानी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज के अंदर क्रेटिनिन आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज रीनल फंक्शंस उसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. दूसरा वायरल मार्कर्स आर इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली हेपेटाइटिस बी सी के मार्कर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड बाकी ऑटोइम्यून सेरोलॉजिकल टेस्ट बिकॉज ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी होता है सो दैट दोस आर आल्सो वेरी देखो इम्पॉर्टेंट. इसके अंदर जो भी कॉज होगी ना उसमें सारे आ जाएंगे, उसमें हाँ. इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएंगे सॉरी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिखे हुए, हाँ लिखे हुए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे. कोई स्पेसिफिक अगर आयरन या कॉपर रिलेटेड है तो वो सिरुलोप्लाज्मिन और वो आयरन के जो होते हैं वो टेस्ट होंगे, ठीक है. उसके अलावा जो है सिंथेटिक फंक्शन को देखने के लिए एल्ब्यूमिन और PTINR, ठीक है. और जो है आपकी जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो और जो इसका जो लिवर का है जो सिंथेटिक फंक्शन वो देखने के लिए उसके अलावा जो है आपके वो भी है आपकी जो ये जो यूरिन एनालिसिस और स्टूल, यूरिन और स्टूल लिखा है आपने, स्टूल भी है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है. बाकी आपने बता दिया. बाकी जो अब इसकी डीकम्पेंसेशन होगी तो देखिए अब हम क्योंकि वो डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए वही चीजें आ जाएंगी. हार्ट को देखने के लिए वही आपकी ECG, वही एको, वही कार्डियक एंजाइम्स, वही हार्ट फेलियर के मार्कर्स BNP ANP, ठीक है, ECG, चेस्ट एक्सरे, वो सारी चीजें कॉमन है. लिवर से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो है वो लिवर. अच्छा बाय द वे एक और ज़हन में रखें बात कि अगर सिरोसिस हो जाता है तो उसमें एक्चुअली जो एंजाइम्स हैं वो हेपेटोसेलुलर डिसफंक्शन के लिए जो होते हैं वो एक्चुअली नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मलाइज हो जाते हैं. यानी कि ALT AST जो गैमा GT है ये आमतौर पे जो एक्यूट अगर लिवर डिसफंक्शन होगा उसके अंदर रेज होंगे, ठीक है, या जॉइंडस है. बाद में जो है वो लिवर के एंजाइम्स जो हैं वो एक्चुअली नॉर्मलाइज भी हो सकते हैं, बल्कि लिवर के एंजाइम कम हो जाते हैं क्योंकि जब सेल्स ही खत्म हो गए, फाइब्रोसिस हो गया है और उसका आर्किटेक्चर खत्म हो गया है तो वो फिर वो उसके एंजाइम ज्यादा नहीं होते, ठीक है. ये एक पॉइंट. जी सर. और हाँ सिवियर डिजीज में लिवर एंजाइम्स कम हो जाते. हाँ अच्छा, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो स्पेसिफिक होती है ना वो कुछ थेराप्यूटिक भी होते हैं, ठीक है. इसमें ERCP आपने लिखा है ना, तो ERCP के अलावा एक टिप्स भी होता है, वो नाम सुना है टिप्स का? साइटिस के लिए करते हैं नहीं, हाँ वो लिवर फेलियर के अंदर होता है वो. उसका टिप्स का क्या होता है, किसी को पता है इसका एब्रिविएशन? ट्रांस इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग. हाँ जी, ठीक है. नहीं ये तो T से क्या है, ट्रांसकुटेनियस है, ट्रांसकुटेनियस होता है. यस सर, ट्रांसकुटेनियस. इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, ठीक है. तो वो आज आ सकता है, लिवर बायोप्सी उन्होंने बताई है. और इसके अलावा जुगुलर है सर, ये ट्रांसजुगुलर है. यस, मैं कह रहा हूँ ना कुछ गलत हो रहा है. ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, ठीक है. तो ये होता है, ठीक है. बाकी ये एक ERCP होता है, एक MRCP भी होता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, ठीक है. और ठीक है, चलें आप रिस्क असेसमेंट पे. रिस्क असेसमेंट ये CLD की रिस्क असेसमेंट है. ALD जो एक्यूट लिवर फेलियर है उसकी तो वो एक्यूट सिम्टम्स का ऑनसेट होता है और एक्यूट लिवर डिजीज के अंदर भी हम इसको ग्रेडिंग कर लेते हैं हाइपर एक्यूट, एक्यूट और सब एक्यूट की. तो उसमें ही होता है, सिम्टम्स पे डिपेंड करता है. अगर 7 डेज में आ रहे हैं तो वो हाइपर एक्यूट होता है, 8 to 28 डेज में वो एक्यूट होते हैं और 28 to 6 मंथ तक सब एक्यूट होते हैं. 6 मंथ्स के बाद क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है और क्रॉनिक लिवर डिजीज की फिर हम स्टेजिंग करते हैं और उसमें फिर ये हमें 2 स्कोर्स होते हैं, चाइल्ड बर्ग स्कोर है और एक ये मेल्ड स्कोर है. चाइल्ड बर्ग स्कोर के अंदर हमारे ये फैक्टर्स होते हैं सारे जो कि लिवर फंक्शंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ये बिलिरुबिन लेवल्स और एल्ब्यूमिन, PTINR, एसाइटिस और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथीज. INR जब इसमें इंक्लूड होता है ना तो इसको मॉडिफाइड चाइल्ड बर्ग कहते हैं, पहले इसमें INR इंक्लूडेड नहीं था. खैर उसके ये सारे फैक्टर्स और ये सारे पॉइंट्स हैं और इसमें जो होता है ना कि क्लास ABC से हम इसको अच्छा एक ये आप यहाँ पे ना नोट भी कर लेना, मिस्टर बीन है ना तो इसका फॉर्मूला है BEAAN, ठीक है. B से बिलिरुबिन है, E से एन्केफेलोपैथी है, A से एल्ब्यूमिन और एसाइटिस है और N से INR है, ठीक है.
तो ये हर बंदे का अपना तरीका होता है, ये वैसे मैंने किसी जमाने में बनाया था तो आपको बता दिए। ये लिवर फेलियर को जो हमने हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद ना अल्टीमेटली हमने इससे, जब आपसे कोई पूछे अब एग्जाम में भी और आपसे इवन जो रेजिडेंट्स हैं उनसे पूछे कोई, तो आपने उसको उनको बताना ही चाइल्ड पॉक्स स्कोर के रेफरेंस से, ठीक है, वो चाइल्ड पॉक्स ए है या चाइल्ड पॉक्स बी है या चाइल्ड पॉक्स सी है, ठीक है। अगर सी में है तो आपकी कोशिश होगी ये जो रिवर्सिबल चीजें हैं उनको ट्रीट करके आप उसको बी में पुश करें, अगर बी में है तो उसको ए में पुश करें, ए में है तो उसको बी में ना जाने दें, बी में है तो उसको सी में ना जाने दें। ये आपकी पूरी थ्योरी है। अब इसको आप नजर मारे गौर से तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। बिलिरुबिन के लिए तो आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते, एल्ब्यूमिन के लिए आप एल्ब्यूमिन दे सकते हैं, ठीक है। आईएनआर के लिए आप उसको जो एफएफपीज हैं या क्रायोप्रेसिपिटेट्स हैं या आप उसको फैक्टर 7 आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका एसाइटीज है उसमें आप ड्रेन कर लेंगे, ठीक है। जो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है उसमें आप जो है वो लैक्टुलोज देते हैं, न्यूमाइसिन देते हैं, आप वो रिवर्सिबल फैक्टर्स को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज होल लिवर एनेस्थीसिया। अगर आप इसको चाइल्ड पॉक्स अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो होल ऑफ द लिवर एनेस्थीसिया रिवॉल्व्स अराउंड इट, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी जो उसकी चीजें हैं वो इसकी एसोसिएटेड है, जो एक्स्ट्रा चीजें जो लिवर में जो आप कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है तो आप हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट देंगे, आप उसमें डायूरेटिक्स देंगे, आप उसमें एस इनहिबिटर्स देंगे, आप उसके अंदर क्योंकि हाइपोकैलेमिया होता है तो पोटेशियम स्पेरिंग जो है डायूरेटिक दिए जाते हैं, स्पायरोमाइड। अगर आप सोचें जरा लिवर फेलियर के पेशेंट का जो होता है उसके अंदर यही सारी चीजें दे रही होती है, ठीक है। तो लिवर की वजह से अगर रीनल भी फेलियर होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें और आ जाती है जो आपकी जो मेडिसिन जो उसके अलावा जो दी जाती है विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, एरिथ्रोपोइटिन दिया जाएगा या और जो कुछ होगा, ठीक है। आगे समझ बात, चलो आगे चलो। और सर ऑक्सफोर्ड में ना एक और बात भी इस चाइल्ड पॉक्स में लिखी हुई थी, ऑल्दो के ये जो एल्ब्यूमिन है दिस इज आल्सो इंडिकेटिव ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ पेशेंट, लेकिन इसके अंदर एक और फैक्टर लिखा हुआ था न्यूट्रिशन। उसमें 1 पॉइंट एक्सीलेंट का है, 2 पॉइंट जो है वो इसका है गुड का, ये पुराना था और ये अच्छा, बेसिकली ना ये जो उसकी ये पुराना पहले यहाँ पे एन की जगह न्यूट्रिशन होता था, ठीक है। तो वो भी बाद में उसको उन्होंने चेंज करके आईएनआर किया था। INR फॉर न्यूट्रिशन, आईएनआर न्यूट्रिशन को रिप्लेस करके आया था, ठीक है। बाकी दूसरा ये मेल्ट स्कोर है, मेल्ट स्कोर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर लॉग ई ये सारे सिस्टम है, लेकिन इसका कैलकुलेटर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन डाटा एंट्री करके वी कैन कैलकुलेट। ये बेसिकली ना ये सिर्फ लिवर इसके बेस पे वो लिवर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेते हैं। ये बेसिकली आपको सिर्फ इसका नाम भी अगर पता है ना, एक मेल्ड होता है और एक पेल्ड होता है। जो पेल्ड होता है वो पीडियाट्रिक मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज होता है और ये मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज होता है एडल्ट्स के लिए। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसमें क्या कुछ चीजें आपको नजर आ रही है। इसमें आपको बिलिरुबिन, आईएनआर और क्रेटिनिन नजर आ रहा है बस, ठीक है। और इटियोलॉजी है, ये 4 चीजों की बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि क्या इसमें रिस्क होगा और कैसे लिवर ट्रांसप्लांट करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक इसके अलावा होता है वो किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया होता है, दैट इज फॉर एक्यूट लिवर फेलियर बिकॉज ऑफ पैरास्टामोल, ठीक है। वो एक्यूट लिवर फेलियर के लिए, ये क्रॉनिक लिवर फेलियर के लिए होता है, ठीक है। आगे चलो, शाबाश। सर किंग्स कॉलेज जो है वो कैन आल्सो बी यूज्ड एज क्राइटेरिया फॉर ट्रांसप्लांट रेफरल इन एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट बेसिकली किंग्स कॉलेज का जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने एक्यूट लिवर फेलियर के लिए किया, और जो मेल्ट स्कोर है वो आपको क्रॉनिक लिवर फेलियर के लिए। ये दोनों जो है ना ये क्रॉनिक लिवर। Strategies to reduce post-operative complications, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है। इसमें जो प्री ऑपरेटिव कंसर्न्स है हमारे पेशेंट के वो ये है कि एक्टिव एक्यूट हेपेटाइटिस जो रिक्वायर्स ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें कहते हैं कि अगर देयर इज एक्टिव एक्यूट हेपेटाइटिस तो इलेक्टिव एंड यू आर प्लानिंग फॉर इलेक्टिव सर्जरी, तो उसके अंदर इट इज बेटर कि आप सर्जरी पोस्टपोन करके इन LFTs को मेंटेन करें until at least 30 days after LFTs get normal, तो उसके बाद फिर जो है ना वो सर्जरी करनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑप्टिमाइजेशन ये कि आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं एंड देन यू फाइंड आउट व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, और उसके अकॉर्डिंगली हम ऑप्टिमाइज करते हैं
पेशेंट को जो जैसे अभी हमने कहा था कि ये जो चाइल्ड बर्ग है इसी को हमने बेटर करना होता है टू मूव फ्रॉम C to B and B to A क्लास। तो जो हमारे फैक्टर्स डिरेंज्ड होंगे यहाँ पे हम उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। जैसे बिलीरुबिन को या फंक्शन सही होंगे तो बिलीरुबिन को मैनेज कर सकते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन बिल्डअप कर सकते हैं, PTINR ट्रांसफ्यूज करके कर सकते हैं, और एसाइटिस पैरासिंथेसिस के थ्रू या हेपेटिक एंकेफेलोपैथी है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन अगर कर ले तो उससे बेहतर हो जाएगा। या फिर मेडिकेशन। बेसिकली देखें ऑप्टिमाइजेशन एक चाइल्ड पुट्स के रेफरेंस से है, एक उसके अगर आपके दिमाग में जब भी लिवर फेलियर आए ना तो एक तो चीज ये है कि आपका ऑल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा, और अगर ऑलरेडी लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो आप ऐसी दवाइयां नहीं देंगे जो लिवर फंक्शन को मजीद कॉम्प्रोमाइज कर सके। ठीक है, आपके उसके अंदर एनेस्थेटिक फैक्टर्स होंगे, कुछ उसके अंदर सर्जिकल फैक्टर्स होंगे, कुछ उसके अंदर आपके जो है ऐसी चीजें होंगी कि जो आपने अवॉइड करनी होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो जो बाकी जो सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट है वो आपको उसी हिसाब से करनी है। जो हमेशा अगर उसको कार्डिक फेलियर हो रहा है तो आप उसको कार्डिक फेलियर को ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर उसको रिस्पायरेटरी सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप उसको रिस्पायरेटरी, अगर उसको जो भी यूजुअली तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास मार्जिन नहीं होता, जो रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, जो इंट्रापल्मोनरी शंट्स होते हैं उनके लिए कुछ ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं, लेकिन आप सिम्टोमेटिक रिलीफ करेंगे। ठीक है, जितना आप उसको आप एसाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप उसकी एसाइटिस को ड्रेन करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स उसके टेम्परेरीली रिलीव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये PPI जो लिखा हुआ है बेसिकली इसके अंदर GI ब्लीडिंग होती है, एसिडिटी होती है, तो आप GI वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करते हैं, एसिडिटी को कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें एस्पिरेशन का रिस्क होता है। ठीक, और जो ये आपने लोराज़ेपैम लिखा है ना, लोराज़ेपैम या कोई भी जो सेडेटिव्स हैं वो इसके अंदर आपने कॉशियसली देने हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये इसके अंदर ध्यान, ये इस चीज़ का ध्यान में रखें आप। ठीक है, बाकी ये है कि और उसमें क्या चीज़ होती है, हाँ जो न्यूमाइसिन आपको बताया था अभी पहले भी मैंने, लैक्टुलोज और न्यूमाइसिन, वो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव और आपका क्या कंसर्न होगा कि आपने पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन की इसको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव इसको HDU या ICU की जरूरत पड़ सकती है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और अब आए कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इंट्रा ऑपरेटिव, तो आपने प्री ऑपरेटिव हमने कुछ बता दिया बातें। ठीक है, मॉनिटरिंग स्पेसिफिक क्या होगी इसके अंदर जिसकी जरूरत होगी हमें मॉनिटरिंग की, उसमें हम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, क्योंकि हमारा फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है, मतलब एसआईटी थर्ड स्पेसिंग बेबी हमने फ्लूइड उसको कॉशियसली देना होता है, तो ब्लड प्रेशर को हम मेंटेन करके रखते हैं विद इन 10 to 20% ऑफ प्री 20 to 25%। ठीक है, 20 to 25%, और आपने हाइपोक्सिया आपने अवॉइड करना है क्योंकि हाइपोक्सिया होगा तो ये वो डैमेज ज्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है हाइपोक्सिया और हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया एसिडोसिस को, ताकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन या पेटो पल्मोनरी सिंड्रोम की वजह से वो कंट्रोल हो जाए, वो ज्यादा वर्सन ना हो। जी। ठीक है, अच्छा एक हाइपोटेंशन भी अवॉइड करेंगे ना, हाइपोटेंशन भी इक्वली डिवास्टेटिंग है। अच्छा एक ना मैं वो उसके रेफरेंस से ना जो साइन सिम्टम था मैं बताना मैं भूल गया, मैं यहीं पे अभी बता देता हूँ। एक होता है प्लेटिपनिया और एक होता है ऑर्थोडिऑक्सिया, ये हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम के अंदर होता है। ठीक है, ये इंट्रापल्मोनरी शंट्स होते हैं, तो बेसिकली जब पेशेंट अपराइट होता है ना तो उसके अंदर पेशेंट को डिस्निया शुरू हो जाता है, और ऑर्थोडिऑक्सिया होता है इंट्रापल्मोनरी शंट की वजह से। ठीक है, तो वो जब पेशेंट लेटता है तो उसके सिम्टम रिलेटिवली इंप्रूव हो जाते हैं। ये बहुत ही इसका वीक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस ये इसी तरह है कि आपको नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, और ऑर्थोडिऑक्सिया, प्लेटिपनिया, ऑर्थोडिऑक्सिया, प्लेटिपनिया ऑर्थोडिऑक्सिया। ठीक है, उसमें ये आपने इन्वेसिव मॉनिटरिंग बताई है, इसके अंदर कार्डिक आउटपुट की मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर जो है वो जो इन्वेसिव कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग होती है ना उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है ना इन पेशेंट्स में। ठीक है, तो उनके अंदर ये इन्वेसिव मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। यूरिन आउटपुट आपने बताया, टेम्परेचर मॉनिटरिंग है इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2। इंडक्शन एजेंट्स में क्या होगा? प्रोपोफॉल और थियोपेंटोल और एटोमिडेट, और हम रैपिड सीक्वेंस उस वक्त करेंगे जब हमारी एसाइटीज रेस्पिरेशन को कॉम्प्रोमाइज करी होंगी।
अच्छा, इसमें इंडक्शन के वक्त क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? एक्सपायरेशन हो सकती है सर। ओके, और हीमोडायनामिक हाइपोटेंशन हो सकती है। हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन हो सकती है, और हाइपरटेंशन भी हो सकती है। हाइपरटेंशन भी हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, यूजुअली हाइपोटेंशन हो, ठीक है। और एटॉमिक डेट आप उस वक्त यूज करेंगे अगर जो है पेशेंट को कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज जो है, क्योंकि ये पेशेंट वैसे ही प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, तो आप ऐसी दवाई अवॉइड करेंगे कि जिससे वो चीज एग्जेजरेट हो सकती है, ठीक है। प्रोपोफोल और थायोपेंटल स्लो और टाइट्रेटेड डोज में देंगे ना, सो दैट के सीवियर हाइपोटेंशन ना हो। अच्छा, ये इसके अंदर थ्योरी है, मुझे बताएं कि इंडक्शन एजेंट की डोज पे क्या इफेक्ट होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग्स का वो ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा तो हो ड्रग्स जाता को है। हमें कम नहीं, तो कम देनी पड़ेगी डोज। कम देनी लेकिन सर पड़ती है लिखा या था, ज्यादा देना पड़ती है? लेकिन लिखा था थायोपेंटोन की डोज जो है वो उसका उस पे फर्क नहीं पड़ता है लिवर फेलियर में। सर इंडक्शन ज्यादा देंगे, मेंटेनेंस कम देंगे। हाँ जी, उल्टा ज्यादा देने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, ज्यादा डोज की जरूरत पड़ सकती है, तो आपने कॉशियसली देना है, क्योंकि डोज रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है और उसका इफेक्ट भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सर ये तो क्वेश्चन इलेक्ट्रा वाला था ना। ये एमसीक्यू में आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, ये इसलिए ध्यान से रखना है, क्योंकि ओवर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा ना, तो जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो इंडक्शन एजेंट्स आपको ज्यादा देने पड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इनहेलेशनल इंडक्शन है उसका क्या हिसाब किताब है? सर। एक और मैं क्वेश्चन करूं, और कौन सी कंडीशंस में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है? हाँ जी, बताएं। सर बच्चों में भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा ज्यादा होता होता है, इसीलिए उनमें भी डोज ज्यादा देनी पड़ती है। और एक और कंडीशन है मैम, ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा एक और भी है, बर्न्स में। ओबेसिटी तो नहीं होती है? बर्न्स में बर्न्स में भी Okay. होगा, ओबेसिटी में भी होगा, ठीक है। चलें सर आगे प्लीज। जी, तो अच्छा, एनाल्जेसिया, कौन सा एनाल्जेसिक्स आपने देने हैं और कौन से नहीं देने? सॉरी सर, आपका इनहेलेशन पे था। तो हेपेटिक मेटाबोलाइज वो नहीं देंगे। एक सेकंड, सॉरी, इनहेलेशनल मैं मिस कर गया हूँ, मैं स्किप कर गया हूँ। इनहेलेशनल एजेंट्स में क्या होगा? इनहेलेशनल इंडक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? सर हेलोसिन जो है पेटोटॉक्सिक होती है सर, उससे अवॉइड करेंगे। नहीं, क्वेश्चन आपने नहीं सुना। इनहेलेशनल इंडक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? मैक की सर बढ़ जाएगी इसकी। मैक रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, इनहेलेशनल इंडक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि हाई कार्डिक आउटपुट होता है ना यूजुअली अगर कार्डिक फेलियर नहीं हो गया है तो यूजुअली इनिशियली जो है वो हाई कार्डिक आउटपुट होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनहेलेशनल इंडक्शन स्लो हो जाएगी, और इट विल सर बी ये थ्योरेटिकल पॉइंट है या प्रैक्टिकली भी इसकी कोई इम्प्लीकेशन है? प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली मैक कम हो जाती है। अब आप ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, मैक रिक्वायरमेंट कम होती है, इनहेलेशनल इंडक्शन स्लो हो सकती है, समझ आई? तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को नलिफाई कर रही हैं। ये समझ आइए बात आपको? ये किसी को अगर नहीं समझ आइए तो सुने, मैक का क्या मतलब होता है? मैप का मतलब ये होता है कि वो कंसंट्रेशन एल्वुलाई के अंदर जिससे 50% पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो ये एक समझ लें कि एक अमाउंट है। और इनहेलेशनल इंडक्शन का स्लो होना और चीज है, कि इनहेलेशनल इंडक्शन देर से मैक अचीव हो रहा है, ये और चीज है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपस में काउंटर होती हैं। इसी तरीके से प्रेगनेंसी के अंदर भी यही होता है। प्रेगनेंसी के अंदर कुछ डिफरेंस इस तरह से भी होते हैं कि प्रेगनेंसी में एल्वुलर वेंटिलेशन बढ़ जाती है लेकिन कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो एल्वुलर वेंटिलेशन इज अ फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इंडक्शन, मगर कार्डिक आउटपुट बढ़ना जो है वो स्लो करने का फैक्टर है। मैक की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, समझ आई? तो अब ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें आपको तीनों बातों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
क्लिनिकली कितना एक इफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एनीमिया में या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो रहा है तो इनहेलेशनल इंडक्शन स्लो हो जाएगी और वो इफेक्ट ज्यादा होगा उनके ऊपर के जिनका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है। जिनका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट कम है वो उस पर कम इफेक्ट होगा। अच्छा, आपने जैनब जो सबसे अच्छा लिवर फेलियर के अंदर होता है वो तो आपने लिखा ही नहीं हुआ, वो डेस्फ्लोरेन है। डेस्फ्लोरेन है, उसका मिनिमम मेटाबॉलिज्म होता है वो आप समझ लें 0.02 है, तो 0.02% है डेस्फ्लोरेन का, ठीक है। तो लिवर फेलियर के अंदर मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतर डेस्फ्लोरेन है और जो है वो सबसे वर्स्ट जो है वो हेलोथेन है, ठीक है। तो इनहेलेशनल इंडक्शन के बारे में क्लियर हो गया, इनहेलेशनल एजेंट्स के बारे में। उसके बाद मसल रिलैक्सेंट जो है उनमें बेस्ट जो है वो सिस्टेट्राक्यूरियम होगा, ठीक है। डेक्सामेथोनियम पे क्या इफेक्ट होगा? प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज जो सूडो कोलिनेस्ट्रेज नहीं होगी तो प्रोलॉन्ग हो जाएगा इसका इफेक्ट। लेकिन फिर वही वाली बात है कि सक्सामेथोनियम, लेकिन सर ये भी प्रेगनेंसी की तरह ही होता है कि उसमें भी कम होता है, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं गया कि प्रोलॉन्ग हो गया हो इफेक्ट इसका। नहीं क्यों? उसकी वजह कहते हैं, उसकी वजह वही है जो आपने अभी बताई है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बढ़ जाएगी ना। यस, ठीक है। अच्छा, जो उसके अंदर वी क्रोनियम और रो क्रोनियम और पैन क्रोनियम, ठीक है। तो जो रो क्रोनियम होता है और वी क्रोनियम होता है ये लिवर से मेटाबलाइज होता है और लिवर से एक्सक्रीट भी होता है, तो इसका इफेक्ट पड़ सकता है रो क्रोनियम का, वी क्रोनियम का। पैन क्रोनियम जो है वो लिवर से ज्यादा उसकी होती है एक्सक्लूसिव मेटाबॉलिज्म, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग प्लीज। पैन क्रोनियम का लिवर से ही मेटाबॉलिज्म होता है ना सर? पैन क्रोनियम बेशक मेटाबॉलाइज होता है। सर होता मेटाबॉलाइज लिवर में ही है, लेकिन किडनी से ज्यादा एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है सर। हाँ, तो वो मसला तो किडनी में करता है, तो पैन क्रोनियम हम किडनी में नहीं देते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आ गया। जो रो क्रोनियम है ना और जो वी क्रोनियम है, ये एक्सक्रीशन इनकी दोनों से होती है, किडनी से भी होती है और बाइल से भी होती है, ठीक है। जबकि जो पैन क्रोनियम होता है वो एक्सक्लूसिवली किडनी से एक्सक्रीट होता है, किडनी से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा एनाल्जेसिया में आप क्या देंगे और क्या नहीं देंगे? जी सर, रेमिफेंटेनिल सेफ है, वो दे सकते हैं, सबसे अच्छा वही है। अभी हम लोगों ने सुबह 2 घंटे मेहनत करके मल्टी मोडल एनाल्जेसिया बोला है, तो फिर भी आप रेमिफेंटेनिल डायरेक्ट बोल रही हैं। अच्छा, बाय द वे मुझे ये बताएं कि व्हाट इज गुड अबाउट रेमिफेंटेनिल एंड व्हाट इज बैड अबाउट रेमिफेंटेनिल? सर, कांटेक्ट सेंसिटिविटी जो इसकी हाफ लाइफ है वो कम होती है, मतलब जल्दी आता है, जल्दी इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, और यही इसकी सबसे बुरी बात भी है। अच्छा, वो कैसे? मतलब पेन को कंट्रोल फिर इतना अच्छा नहीं करेगा ना, फिर आपको इन्फ्यूजन दिलानी पड़ेगी इसकी। तो इन्फ्यूजन में ही दिया जाता है आपको। आप सही बोल रही हैं, लेकिन इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको कहते हैं ओपियोइड इंड्यूस हाइपरएल्जीसिया, ठीक है। बिकॉज इट इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड इन द ब्लड, सो you have to replace it with some alternative analgesic before stopping it, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको इसकी जगह ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। इंट्राऑपरेटिवली इससे बेहतर कोई नहीं है, इंट्राऑपरेटिवली रेमिफेंटेनिल से बेहतर लिवर फेलियर में कोई नहीं है। फेंटानिल भी दिया जा सकता है, क्योंकि फेंटानिल का भी जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता और फेंटानिल शॉर्ट एक्टिंग होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है बहुत ज्यादा, तो वो आप दे सकते हैं। ये जितने फेंटानिल्स हैं ये आप दे सकते हैं, लेकिन मॉर्फिन आप इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनकेफ्लोपैथी भी हो सकती है। मॉर्फिन के मेटाबोलाइट भी एक्टिव होते हैं, इनमें लिवर की भी इन्वॉल्वमेंट, लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं, किडनी से एक्सक्रीट होते हैं, तो मॉर्फिन इज नॉट अ गुड चॉइस, ठीक है। उसके अलावा और ये जो ट्रामाडोल है या पैथिडीन है, ये भी रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे, ठीक है, लेकिन दिए जा सकते हैं। मॉर्फिन आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और उसके बाद ये रेमिफेंटेनिल से रिलेटेड जो बात है, अच्छी बात क्या है कि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ब्लड में मेटाबोलाइज हो जाती है,
और इसका कॉन्टेक्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ बहुत इसकी कम होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। अच्छा, ये बात अच्छी डॉक्टर हुमैरा ने पॉइंट आउट की है कि जो लिवर फेलियर से ज़्यादा जो हेपेटोबिलियरी जो डिजीजेज होती हैं, जैसे स्टोन होता है बिलियरी ट्री के अंदर, तो उसके अंदर जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की टोन जो है वो आपके जो कॉमनली मॉर्फिन से बढ़ जाती है। मॉर्फिन से बढ़ती है, नैल्बोफिन से भी बढ़ती है या नहीं? नैल्बोफिन रिलेटिवली बेटर चॉइस है एज कम्पेयर टू मॉर्फिन, ठीक है। Okay. लेकिन यूजुअली अगर ऐसा प्रोसीजर्स जिसमें हेपेटोबिलियरी ट्री का कर रहे हो तो उसके अंदर आप ओपियाइड्स को कोशिश करें कि आप Avoid कम करेंगे। जी, ठीक है। अच्छा, पैरासिटामोल, पैरासिटामोल की क्या मसला होता है लिवर के साथ? लिवर के साथ क्या मसला होता है पैरासिटामोल का? हेपेटिक टॉक्सिसिटी नहीं करता, ये इसका क्या मैकेनिज्म होता है जो इसका बेसिकली सेंट्रली जी कैसे होता है? एक्टिंग एनसाइड है ना? नहीं, लेकिन इसका क्या चक्कर होता है? पैरासिटामोल से इसका क्या एसोसिएशन है? ग्लूटाथायोन का मसला। नहीं, देखें, होता ये है कि नॉर्मली जो इसका जो मेटाबोलाइट होता है वो टॉक्सिक होता है और लिवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, ठीक है। लेकिन जब लिवर काम सही तरह नहीं कर रहा तो जो उसका जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है वो मजीद लिवर को डैमेज करेगा, ठीक है, और वो लिवर फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकता है और एनकेफेलोपैथी प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए पैरासिटामोल भी शुड बी अवॉइडेड, या आप इसको बहुत कम डोज में दें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो बाकी जो कॉमन चीजें हैं, आगे चलो। अब क्या कुछ रह गया? बस सर पोस्ट ऑपरेटिव। हाँ, तो बाकी आपने यही सारी जो हैं फैक्टर्स उनको आपने पोस्ट ऑपरेटिवली भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और इनके अंदर HDU में पोस्ट ऑपरेटिवली आपको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ सकती है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल जो है ना लिवर जो CLD है और एक्यूट लिवर फेलियर है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ये रात के वक्त करेंगे। अजहर, क्या आपका गायनी ऑप्स को कल डिस्कस करने का इरादा है? सर हमने परसों का बनाया है प्रोग्राम, जिस तरह आप कहते हैं तो मैं कल भी कर लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में कर दें वो, क्योंकि असल में कल मेरी छुट्टी है तो कल हम लोग 3 से 5 भी एक सेशन कर सकते हैं। वैसे मैं ऑन कॉल हूं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल मैं तो डिस्कस। तैयार था, लेकिन सुनने वालों का कोई रेस्पॉन्स उस ग्रुप पे नहीं आया। अच्छा, चलें, ठीक है, ओके भाई, इंशाल्लाह। थैंक्स ज़ैनब इज नॉट फीलिंग वेल बट स्टिल शी डिड इट, और अल्लाह मियां ज़ैनब को सेहत दे, ये ठीक है। चले, ओके जी, इंशाल्लाह बात होती है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।